मित्रों, आज मैं मुंशी प्रेमचंद की एक वैसी कहानी लेकर आया हूं, जो कहानी गुलाम भारत में लिखी गई, जमींदारी प्रथा के समय लिखी गई। और उस जमींदारी प्रथा के समय जब हमारा देश गुलाम था, जो जमींदार परिवार था और सामान्य जो जनजीवन का परिवार था, उनके बीच एक दूरी थी। उस दूरी को दो मित्रों के बीच जो रिश्ते हैं, उसको माध्यम बनाकर मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है नशा कहानी। एक दोस्त जो जमींदार परिवार में पला बढ़ा है, नाम है ईश्वरी, और दूसरा दोस्त जो एक सामान्य क्लर्क का सुपुत्र है, वो भी ग्रामीण परिवेश का है, मगर वो हमेशा जमींदारी प्रथा, पूंजीपति लोग और जो देश में फैली हुई कुव्यवस्था है, अव्यवस्था, उसके खिलाफ एक आंदोलन और कुंठा में जीने वाला, हमेशा उनकी शिकायत करने वाला वीर है। वीर हमेशा जमींदारी प्रथा का प्रतीक मानकर ईश्वरी के जीवन में हमेशा कटाक्ष करता रहता है। दोनों साथ रहते हैं, हॉस्टल में पढ़ते हैं, मगर दोनों के बीच मित्र होकर भी लगता है कहीं न कहीं एक शत्रुता का भाव है, एक वर्ग विभेद है। मुंशी प्रेमचंद ने बड़े ही मनोवैज्ञानिक ढंग से इन दो मित्रों और फिर ईश्वरी के घर वीर के जाने और वहाँ इसके ऊपर एक नए किस्म का नशा चढ़ जाने का जो स्वाभाविक गुण है। आदमी बोलता तो कुछ है, जब कभी अमीरी के खिलाफ बोलता है, मगर अमीरी के दिन जब स्वयं आ जाते हैं तो वो सारे बोल बदल जाते हैं। शोषण, उत्पीड़न, दलन और दमन के खिलाफ बोलने वाले लोग जब खुद सत्ता ही शासन में जब चले आते हैं तो उनकी वो सारे चाल चलन और नियम और नियत बदल जाते हैं, उनका रुतबा बदल जाता है। इन सारे भावों को व्यक्त करती है कहानी। मैं आपको सीधा सीधी आपसे जोड़ता हूं। मुंशी प्रेमचंद कहानी शीर्षक है नशा। विश्वास है आपको बड़ी पसंद आएगी। मनोविज्ञान पर आधारित और दो वर्ग के बीच दिखने में तो विभेद है। परोपदेश देवे न सर्वे भवन्तु सुखिनः। उपदेश देने में तो जमींदारी खिलाफ के खिलाफ बोलने में तो बड़ा तेज है वीर, मगर सच्चाई है कि जब समय आता है तो कैसे बदल जाता है। चलिए देखते हैं। ईश्वरी एक बड़े जमींदार का लड़का था और मैं एक गरीब क्लर्क, जिसके पास मेहनत मजदूरी के सिवाय और कोई जायदाद न थी। हम दोनों में परस्पर बहसें होती रहती थी। मैं जमींदारी की बुराई करता, उन्हें हिंसक पशु और खून चूसने वाली जोंक और वृक्षों की चोटी पर फैलने वाला बंझा कहता। वह जमींदारों का पक्ष लेता, पर स्वभावतः उसका पहलू कुछ कमजोर होता था, क्योंकि उसके पास जमींदारों के अनुकूल कोई दलील न थी। यह कहना कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते, छोटे बड़े हमेशा होते रहे हैं और होते रहेंगे, लच्चर दलील थी। किसी मानुषीय या नैतिक नियम से इस व्यवस्था का औचित्य सिद्ध करना कठिन था। मैं इस वाद विवाद की गर्मा गर्मी में अक्सर तेज हो जाता और लगने वाली बातें कह जाता, लेकिन ईश्वरी हार कर भी मुस्कुराता रहता था। मैं उसे कभी गर्म होते नहीं देखा। शायद इसका कारण यह था कि वह अपने पक्ष की कमजोरी समझता था। नौकरों से वह सीधे मुंह बात न करता। अमीरों में जो एक बेदर्दी और उदंडता होती है, उसमें भी प्रचुर भाग मिला हुआ था। नौकर ने बिस्तर लगाने में जरा भी देर की, दूध आने में देर हुई, बस वो गर्म हो जाता। सुस्ती या बदतमीजी उसे जरा भी बर्दाश्त न थी, पर दोस्तों से और विशेषकर मुझसे उसका व्यवहार सौहार्द और नम्रता से भरा होता था। शायद उसकी जगह मैं होता तो मुझ में भी वही कठोरताएं पैदा हो जाती जो उसमें थी, क्योंकि मेरा लोक प्रेम सिद्धांतों पर नहीं, निजी दशाओं पर टिका हुआ था। लेकिन वह मेरी जगह होकर भी शायद अमीर ही रहता, क्योंकि वह प्रकृति से ही विलासी और ऐश्वर्य प्रिय था। अब की दशहरे की छुट्टियों में मैंने निश्चय किया कि घर न जाऊंगा। मेरे पास किराए के लिए रुपए न थे और न मैं घर वालों को
तकलीफ देना चाहता था। मैं जानता हूं वे मुझे जो कुछ देते हैं वह उनकी हैसियत से बहुत ज्यादा है। इसके साथ ही परीक्षा का भी ख्याल था। अभी कुछ कुछ पढ़ना बाकी था। घर जाकर कौन पढ़ता है। बोर्डिंग हाउस में भूत की तरह अकेले पड़े रहने को भी जीना चाहता था। लेकिन जब ईश्वरी ने मुझे अपने घर चलने का न्योता दिया तो मैं बिना आग्रह के राजी हो गया। ईश्वरी के साथ परीक्षा की तैयारी खूब हो जाएगी। वह अमीर होकर भी मेहनती और जहीन है। उसने इसके साथ ही कहा, लेकिन भाई एक बात का ख्याल रखना, वहां अगर जमींदारों की निंदा की तो मामला बिगड़ जाएगा। ईश्वरी ने हिदायत दी कि मेरे घर चलो, मगर एक याद रखना कि वहां जमींदारों के खिलाफ मत बोलना, इसलिए कि वो तो जमींदारों का घर है, वहां खिलाफत सुनने वाले लोग नहीं मिलेंगे। खैर, मामला बिगड़ जाएगा, मेरे घर वालों को बुरा लगेगा। वह लोग तो आसामियों पर इसी दावे का शासन करते हैं कि ईश्वर ने आसामियों को उनकी सेवा के लिए पैदा किया है। आसामी भी यही समझता है। अगर उसे सुझाव दिया जाए कि जमींदार और आसामी में कोई मौलिक भेद नहीं है तो जमींदार का कहीं पता न लगे। मैंने कहा, तो क्या तुम समझते हो कि मैं वहां जाकर कुछ और हो जाऊंगा? हाँ, मैं तो यही समझता हूं। तो तुम गलत समझते हो। ईश्वरी ने इसका कोई जवाब न दिया। कदाचित उसने इस मुआवले को मेरे विवेक पर छोड़ दिया और बहुत अच्छा किया। अगर वह अपनी बात पर अड़ता तो मैं भी जिद पकड़ लेता। अब देखिए, ये दोनों मित्र यहां से चल देते हैं ईश्वरी के घर। सेकेंड क्लास तो क्या, मैंने कभी इंटर क्लास में भी सफर न किया था। अब की सेकेंड क्लास में सफर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गाड़ी तो 9 बजे रात को आती थी, पर यात्रा के हर्ष से हम शाम को ही स्टेशन जा पहुंचे। कुछ देर इधर उधर सैर करने के बाद रिफ्रेशमेंट रूम में जाकर हम दोनों ने भोजन किया। मेरी वेशभूषा और रंग ढंग के से पारखी खानसामों ने यह पहचानने में देर न लगी कि मालिक कौन है और पिछलग्गू कौन। लेकिन न जाने मुझे उनकी गुस्ताखी बुरी लग रही थी। पैसे ईश्वरी के जेब से गए। शायद मेरे पिता को जो वेतन मिलता है उससे ज्यादा इन खानसामों को इनाम इकराम में मिल जाता हो। एक अठन्नी तो चलते समय ईश्वरी ही ने दी। फिर भी मैं उन सबों से उसी तत्परता और विनय की प्रतीक्षा करता था जिससे वे ईश्वरी की सेवा कर रहे थे। ईश्वरी के हुक्म पर सब के सब क्यों दौड़ते हैं, लेकिन मैं कोई चीज मांगता हूं तो उतना उत्साह नहीं दिखाते। मुझे भोजन में कुछ स्वाद न मिला। यह भेद मेरे ध्यान को संपूर्ण रूप से अपनी ओर खींचे हुए था। गाड़ी आई और हम दोनों सवार हुए। खानसामों ने ईश्वरी को सलाम किया, मेरी ओर देखा भी नहीं। ये परिवर्तन का चित्रण है। अब ट्रेन आगे बढ़ती है। ईश्वरी ने कहा, कितने जमींदार हैं ये सब। ईश्वरी ने कहा, कितने तमीजदार हैं ये सब। एक हमारे नौकर हैं कि कोई काम करने का ढंग नहीं। मैंने खट्टे मन से कहा, इसी तरह अगर तुम अपने नौकरों को भी 8 आने रोज इनाम दिया करो तो शायद इससे भी ज्यादा तमीजदार हो जाए। तो क्या तुम समझते हो यह सब केवल इनाम की लालच से इतना अदब करते हैं? जी नहीं, कदापि नहीं। तमीज और अदब तो इनके रक्त में मिल गया है। गाड़ी चली। डाक थी प्रयाग से चली तो प्रतापगढ़ जाकर रुकी। एक आदमी ने हमारा कमरा खोला। मैं तुरंत चिल्ला उठा, दूसरा दर्जा है, सेकेंड क्लास है। उस मुसाफिर ने डब्बे के अंदर आकर मेरी ओर विचित्र उपेक्षा की दृष्टि से देखकर कहा, जी हाँ, सेवक भी इतना समझता है, और बीच वाले बर्थ पर बैठ गया। मुझे कितनी लज्जा आई कह नहीं सकता। भोर होते होते हम लोग मुरादाबाद पहुंचे। स्टेशन पर कई आदमी हमारा स्वागत करने के लिए खड़े थे। 2 भद्र पुरुष थे। 5 बेगारों ने हमारा लगेज उठाया। दोनों भद्र पुरुष पीछे पीछे चले। एक मुसलमान था रियासत अली और दूसरा ब्राह्मण था राम हरक। दोनों ने मेरी ओर अपरिचित नेत्रों से देखा, मानो कह रहे हैं, तुम कौवों में हंस के साथ कैसे? रियासत अली ने ईश्वरी से पूछा, क्या बाबू साहब, क्या आपके साथ पढ़ते हैं?
ईश्वरी ने जवाब दिया, हाँ, साथ पढ़ते भी हैं और साथ रहते भी हैं। यूँ कहिए कि आप ही की बदौलत में इलाहाबाद में पढ़ रहा हूँ, नहीं कब का लखनऊ चला आया होता। अब कि मैं इन्हें घसीट कर लाया। इनके घर से कई तार आ चुके थे, मगर मैंने इनकारी जवाब दिलवा दिए। आखिर तार तो अर्जेंट था, जिसकी फीस 4 आने प्रति शब्द हैं, पर यहाँ से भी उसका जवाब इनकारी ही गया। दोनों सज्जनों ने मेरी ओर चकित नेत्रों से देखा, आतंकित हो जाने की चेष्टा करते हुए जान पड़े। रियासत अली ने आर्द्र शंका के स्वर में कहा, लेकिन आप बड़े सादे लिबास में रहते। अब सादे लिबास को देख रहे हैं ये अर्दली, ये ब्राह्मण, ये रियासत अली। ईश्वरी ने शंका निवारण की, महात्मा गांधी के भगत हैं साहब, खद्दर के सिवा कुछ पहनते ही नहीं, पुराने सारे कपड़े जला डाले, यूं कहो कि राजा हैं। 2.5 लाख सालाना की रियासत है, पर आपकी मूरत देखो तो मालूम होता है अभी अनाथालय से पकड़ कर लाए गए हैं। राम हरख बोले, अमीरों का ऐसा स्वभाव बहुत कम देखे आता है, कोई भांप ही नहीं सकता। अब ईश्वरी ने एक कपोल कल्पित संसार गढ़ ली अपने मित्र के मैंने इज्जत की रक्षा के लिए, ताकि उसके कारिंदे यह समझ सकें कि उसके साथ आया हुआ दोस्त भी 2.5 लाख सालाना के वसूली वाले रियासत का बेटा है। रियासत अली ने समर्थन किया, आपने महाराज चांगली को देखा होता तो दांतों उंगली दबाते, एक गाढ़े की मिर्जई और चौरोंधे जूते पहने बाजारों में घूमा करते थे। सुनते हैं एक बार बेगार में पकड़े गए थे और उन्हीं ने 10 लाख में कॉलेज खोल दिया। मैं मन में कटा जा रहा था, पर न जाने क्या बात थी कि यह सफेद झूठ उस वक्त मुझे हास्यास्पद न जान पड़ा। प्रत्येक वाक्य के साथ मानो मैं उस कल्पित वैभव के समीप तर आता जाता था। मैं सवार नहीं हूँ, हाँ, लड़कपन में कई बार लद्दू घोड़े पर सवार हुआ हूँ। यहाँ देखा तो 2 कला रास घोड़े, तेज तरार काले घोड़े हमारे लिए तैयार खड़े थे। मेरी तो जान ही निकल गई। सवार तो हुआ, पर बोटियां कांप रही थी। मैंने चेहरे पर सिकन न पड़ने दिया। घोड़े को ईश्वरी के पीछे डाल दिया। खैरियत यह हुई कि ईश्वरी ने घोड़े को तेज न किया, वरना शायद मैं हाथ पांव तुड़वा कर लौट आता। संभव है ईश्वरी ने समझ लिया हो कि वह कितने पानी में है। अब अध्याय बदलता है। ईश्वरी का घर क्या था? किला था। दोनों दोस्त आ गए ईश्वरी के घर। ईश्वरी का घर क्या था? किला था। इमामबाड़े का सा फाटक, द्वार पर पहरेदार टहलता हुआ, नौकरों का कोई हिसाब नहीं, एक हाथी बांधा हुआ। ईश्वरी ने अपने पिता, चाचा, ताऊ आदि सबसे मेरा परिचय कराया और उसी अतिशयोक्ति के साथ बढ़ा चढ़ाकर ऐसी हवा बांधी कि कुछ न पूछिए। नौकर चाकर ही नहीं, घर के लोग भी मेरा सम्मान करने लगे इस झूठी प्रशंसा में। देहात के जमींदार लाखों का मुनाफा, मगर पुलिस कांस्टेबल को भी अफसर समझने वाले। कई महाशय तो मुझे हुजूर कहने लगे। जब जरा एकांत हुआ तो मैंने ईश्वरी से कहा, तुम बड़े शैतान हो यार, मेरी मिट्टी क्यों पलीद कर रहे हो? मैंने ये बढ़ा चढ़ाकर जो झूठी बातें कर रहे हो, इससे कहीं मेरी मिट्टी पलीद तो नहीं कर रहे हो? थोड़ा आगे चलते हैं। छुट्टी इस तरह तमाम हुई। अब तो कुछ दिन वहां रह लिए, नशा चढ़ चुका है मित्र पर। छुट्टी इस तरह तमाम हुई और हम फिर प्रयाग चले। गांव के बहुत से लोग हम लोगों को पहुंचाने आए। ठाकुर तो हमारे साथ स्टेशन तक आया। मैंने भी अपना पाठ खूब सफाई से खेला और अपनी कुबे रोचित विनय और देवत्व की मुहर हर एक हृदय पर लगा दी थी। जी तो चाहता था हर एक को अच्छा इनाम दूं, लेकिन यह सामर्थ्य कहाँ थी। वापसी टिकट था ही, केवल गाड़ी में बैठना था, पर गाड़ी आई तो ठस भरी हुई। दुर्गा पूजा की छुट्टियां भोगकर सभी लोग लौट रहे थे। 2nd क्लास में तिल रखने की जगह नहीं थी। जब तक वहां रहा पूरी जमींदारी दिखाई और लोगों को पता भी नहीं चलने दिया। स्वयं ईश्वरी ने तो अपनी मच्छरदानी लगा ली, अपने बिछावन लगा लिए, मगर वहां लोगों पर ये उसके मित्र ने ऐसा नशा प्रदर्शित किया जैसे लगने लगा सच में 2.5 लाख की वसूली वाले रियासत का मालिक है। और जब लौटने के दिन आए तो देखिए लौटने के दिन अब क्या होता है।
ट्रेन में बैठते हैं, लोगों ने उनको छोड़ने की सोची, स्टेशन तक आए, छोड़े, और जब ट्रेन में आए तो ट्रेन में तिल रखने की जगह न थी। इंटर क्लास की हालत इससे भी बदतर, यह आखिरी गाड़ी थी, किसी तरह रुक न सकते थे। बड़ी मुश्किल से तीसरे दर्जे में जगह मिली। हमारे ऐश्वर्य ने वहाँ अपना रंग जमा लिया, मगर मुझे उसमें बैठना बुरा लग रहा था। अब जो महीने भर छुट्टी गुजार लिए जमींदार साहब के यहाँ, ईश्वरी के घर, तो ये सेकंड क्लास की भीड़ भाड़ अब बाबू को अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि वो तो नशे में हैं। अब आप थे आराम से लेटे लेटे आए थे, आराम से लेटे लेटे जा रहे थे, सिकुड़े हुए पहलू बदलने की भी जगह न थी। कई आदमी पढ़े लिखे भी थे, आपस में अंग्रेजी राज्य की तारीफ करते जा रहे थे। एक महाशय बोले, ऐसा न्याय तो किसी राज्य में नहीं देखा, छोटे बड़े सब बराबर, राजा भी किसी पर अन्याय करे तो अदालत उसकी भी गर्दन दबा देती। दूसरे सज्जन ने समर्थन किया, अरे साहब, आप खुद बादशाह पर दावा कर सकते हैं, अदालत में बादशाह पर डिग्री हो जाती है। एक आदमी जिसकी पीठ पर बड़ा सा गट्ठा बंधा था, कलकत्ते जा रहा था, कहीं गठरी रखने की जगह न मिलती थी, पीठ पर बांधे हुए था, उसने बेचैन होकर बार बार द्वार पर खड़ा हो जाता था। मैं द्वार के पास ही बैठा हुआ था, उसका बार बार आकर मेरे मुंह को अपनी गठरी से रगड़ना मुझे बहुत बुरा लग रहा था। जैसा कि ट्रेनों में होता है, गरीब को जब पाँव रखने की जगह मिलती है तो वो गठरी को जमीन पर कहाँ रखे, वहाँ तो पाँव रखने की जगह नहीं, मगर वह गठरी जब खिड़की के किनारे बैठे बाबू को थोड़ी टकरा रही है तो ये नशा चढ़े बाबू की अब बातें सुनिए। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। एक तो हवा यूं ही कम थी, दूसरे उस गंवार का आकर मेरे मुंह पर खड़ा हो जाना मानो मेरा गला दबाता था। मैं कुछ देर तक जब्त किए हुए बैठा रहा। एकाएक मुझे क्रोध आ गया, मैंने उसे पकड़कर ढकेल दिया और 2 तमाचे जोर से लगाए। उसने आंखें निकाल कर कहा, क्यों मारते हो बाबूजी, हमने भी किराया दिया है। मैंने उठकर 2-3 तमाचे और जड़ दिए। गाड़ी में तूफान आ गया, पूरी गाड़ी में तूफान आ गया, चारों ओर से मुझ पर बौछारें पड़ने लगी। अगर इतने नाजुक मिजाज हो तो अव्वल दर्जे में क्यों नहीं बैठे? कोई बड़ा आदमी होगा तो अपने घर का होगा, मुझे इस तरह मारते तो दिखा देता। क्या कसूर किया था बेचारे ने? गाड़ी में सांस लेने की जगह नहीं, खिड़की पर जरा सांस लेने खड़ा हो गया तो उस पर इतना क्रोध। अमीर होकर क्या आदमी अपनी इंसानियत बिल्कुल खो देता है? बड़ी धारदार व्यंग्य है। उस गाड़ी में बैठे हुए पैसेंजर ने कहा कि अमीर होकर क्या आदमी अपनी इंसानियत बिल्कुल खो देता है? यह भी अंग्रेजी राज है जिसका आप बखान कर रहे थे। एक ग्रामीण बोला, दफ्तरन माँ घुसन तो पावत नहीं, उस पर इत्ता मिजाज। यानी दफ्तरों में घुसने नहीं पाते, दफ्तरन माँ घुसन तो पावत नहीं, उस पर इत्ता मिजाज। ईश्वरी ने अंग्रेजी में कहा। वो मित्र जो सच में जमींदार है, अपने जमींदारी के बैलून में फूले हुए दोस्त को कहता है। ईश्वरी ने अंग्रेजी में कहा, व्हाट एन इडियट यू आर वीर, व्हाट एन इडियट यू आर वीर। हे वीर, तुम इतने इडियट कैसे हो गए? और मेरा नशा कुछ कुछ उतरता हुआ मालूम होता था, मित्रों, आपने ये कहानी सुनी। 2 मित्र हैं, एक जो बुर्जुआ वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, शोषण और अत्याचार के खिलाफ भाषण तो झाड़ता है, मगर जब उसको अवसर मिले तो वो उस जमींदार से भी बढ़ चढ़ कर जमींदारी छांटता है जो वाकई जमींदार है। आजादी के बाद भी ये कहानी प्रासंगिक है। आज उन तमाम लोगों को जिनको कुर्सियां मिली, ये किरानी बाबू, ये बहुत कमजोर पिछड़े कहने वाले जो अपने आप को दलित मानते थे, ग्रामीण मानते थे, देहाती मानते थे, पिछड़ा हुआ मानते थे, आज आज़ादी के बाद जब उनको कुर्सियां मिली हैं तो उनके अंदर की जमींदारी जब मैं देखता हूं तो लगता है मुंशी प्रेमचंद की कहानी तब जितनी प्रासंगिक थी उससे ज्यादा प्रासंगिक आज है। आज भी हर आदमी नशे में है। जो मूलतः घने लोग हैं, मजबूत हैं, वो तो कुछ नहीं बोलते, मगर थोथा चना बाजे खाना। आप जाकर देखिए किसी दफ्तर में, किसी कार्यालय में, वो जो एसपी साहब हैं, वो जो कलेक्टर साहब हैं, वो तो घनाघन नहीं बोलते, मगर उनका किरानी, उनका चपरासी, उनकी कार्यालय में दलाली करने वाले लोग आज किस तरह
घनाघन बोल रहे हैं। और ये वही लोग हैं जो आज से 10-20 साल पहले इन साहबों के खिलाफ, इन शासकों के खिलाफ क्या करते थे, तो फतवे पढ़ा करते थे। शोषण का जब उनको स्वयं अवसर मिला तो वो बढ़ चढ़कर बेईमान हो गए। कहा जाता है आदमी ईमानदार तब तक है जब तक बेईमानी का अवसर न मिला। नशा कहानी आजादी से पहले जितनी प्रासंगिक थी, मुझको लगता है आज उससे ज्यादा प्रासंगिक है, क्योंकि आज हर आदमी नशे में है। जिसको मौका मिला उसने अपने ऊपर इस अमीरियत की, इस साहबियत की, इस कुर्सी के नशे को ओढ़ लिया है। आज नशे में जीता हुआ समाज अगर मुंशी प्रेमचंद की इस कहानी को पढ़कर सच में कहीं कुछ मजा पा सके, कुछ प्रेरणा पा सके, ऐसे नशे में डूबे लोगों का नशा उतार सके इडियट कहकर, तो मैं मानूंगा कि ईश्वरी ने जो अपने मित्र को यू इडियट कहकर जो नशा उतारा था, शायद इसकी जरूरत है। मुझको लगता है मुंशी प्रेमचंद की कहानी जितनी प्रासंगिक तब थी उतनी ही प्रासंगिक आज भी है। जरूरत है हम ऐसी कहानियों को, जिनको हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, अपने मित्रों को भी सुनाएं, दिखाएं, पढ़ाएं। और हो सकता है कोई वीर नशा में उतरने से पहले ही संवर जाए, सुधर जाए, तो मेरा भी भला होगा, आपका भी भला होगा। जय हिंद, जय भारत। और इन कहानियों को अगर आपने पसंद किया हो तो इस कहानी पर अपना मंतव्य दें, अपने मित्रों को सुनाएं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक बटन जरूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।